मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन के प्लेलिस्ट इनसे भी लिए मैं आज बहुत सम्मानित और प्रतिष्ठित पत्रकार मधुकर उपाध्याय जी से बात कर रहा हूँ। और पिछले लगभग 4-4.5 दशक से हिंदी संगीत, पत्रकारिता और पर्यटन, इन सब से मधुकर जी का बहुत प्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव रहा है। उसके लिए आपका सक्रिय योगदान रहा है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की हिंदी सर्विस जब शुरू हुई, बल्कि हिंदी उनकी जो रिपोर्टिंग टीम थी मैकटुली के साथ, तो आप उनके सामयिक रहे, आपने काम किया है। और आपकी 15 से अधिक पुस्तकें हैं, नाटक आपने लिखे हैं, पुस्तकें बहुत आसानी से उपलब्ध हैं ऑनलाइन और हिंदी के पाठकों द्वारा वो बहुत सराही गई। उनसे बातचीत करते हुए मेरा पहला सवाल ये है कि आपने एक किताब लिखी थी 50 डेज टू फ्रीडम, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप कुछ बताएं। ये 1997 की बात है, जब 50 बरस हुए भारत को आज़ाद हुए जी। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ढंग से उसको सेलिब्रेट किया। एक उत्सव जैसा माहौल था कि वो उसको कैसे किया जाए, क्या किया जाए। मैं उस वक्त BBC में काम करता था, तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों ने बांग्लादेश और पाकिस्तान और हिंदुस्तान को मिलाकर या एक साझा प्रोग्राम्स करके तीनों जगह से लाइव ब्रॉडकास्ट लिंकअप करके किया। बहुत सारी चीज़ें की लोगों ने। मैंने तय किया कि मैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ूंगा इसके बारे में। तो मैं रोज़ जाता था, 2-3 घंटा बैठता था लाइब्रेरी में और नोट्स लेता रहता था। और मेरे पढ़ने का ढंग ये था कि मैं 1947 के जो अखबार छपते थे, मैं उनकी फ़ाइल निकाल के पढ़ता था। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई दी जो मुझे लगा कि ये लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या हुआ। और फिर उसमें डिटेलिंग इतनी है कि चूँकि अखबार है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आमतौर पर इतिहास लिखने के समय छूट जाएंगी, आप उनको महत्वपूर्ण नहीं मानते। लेकिन इतिहास सिर्फ बड़ी घटनाओं का नाम नहीं होता, बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी इतिहास बनाती हैं। उस लिहाज से जब मुझे वो मिला तो मैंने उनको डॉक्यूमेंट करना शुरू किया, लिखना शुरू कर दिया। और वो मैं लेके आया और मैंने उसकी बेसिस पर ये बना के तैयार किया 50 डेज टू फ्रीडम, जो 50 एपिसोड में ब्रॉडकास्ट हुआ हर दिन का। जी। तो तारीख लिखी जी, और ब्रॉडकास्ट में वो तारीख बताई जाती थी, उस समय के अखबारों के हिसाब से उस समय की बड़ी खबरें क्या थीं, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था जी। कौन सा जहाज़ डूब गया, कौन सा कहाँ बड़ी दुर्घटना हो गई, ये भी उसमें होता था। उसमें ये भी था कि कनॉट प्लेस बन के तैयार हो गया, लेकिन वहाँ सबसे बड़ा संकट ये है कि गीदड़ और सियार बहुत घूमते हैं, तो लोगों को तलवार रखने की छूट दे दी जाए कनॉट प्लेस के दुकानदारों को। ये भी एक खबर थी। तो ये सब मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि एक और हिंदुस्तान की आज़ादी की बात चल रही है और दूसरी ओर आप लोगों को तलवार देने की बात कर रहे हैं। या सक्सेना जी का जिक्र आया, जिन्होंने ज़िंदगी में पूरे इतिहास में कोर्ट के पहली बार हिंदी में अपना फैसला दर्ज लिखवाया था। जी। तो इसका किस अदालत की बात है? सक्सेना जी उस समय किस अदालत में थे मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरी किताब में इसका उल्लेख है। हाँ जी। तो वो था। बहुत सारी छोटी चीज़ें थी, जैसे उनसे ये पता चलता था कि जिन्ना जब हिंदुस्तान से रवाना हो रहे थे तो कराची जाने से पहले वो क्या कर रहे थे। जी। मैंने उन पढ़ के देखा और मैंने बताया कि उस समय जिन्ना हीराबाई बारोडकर का गायन सुन रहे थे। जी। और जब वो गए तो उनका घर जो था मुंबई में नहीं, दिल्ली वाला तो वो बिक गया। जी।
और वो खरीदा डालमिया ने, जी, और उस खरीद के उस घर पर उन्होंने गौ सेवा रक्षा केंद्र का बोर्ड लगा दिया, स्थापित कर दिया। तो ये सारी छोटी चीज़ें। तो इन 50 दिन में जो कि 15 अगस्त से पहले के हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये स्पष्ट हो गया था कि बंटवारा आज़ादी मिल रही है? हाँ बिल्कुल, ये स्पष्ट था, बल्कि रैडक्लिफ भारत आ चुके थे और वॉयसराय हाउस के एक हिस्से में ठहरे हुए थे जी। उनकी रिपोर्ट आ चुकी थी कि बंगाल को ऐसे बांटा जाना है और पंजाब को ऐसे बांटा जाना है। जो विभाजन होना था ये स्पष्ट था, ये लोगों की जानकारी में था। बिल्कुल था। मैंने तो सिर्फ ये एक अजम्पशन पर काम किया जी। मेरा अजम्पशन सिर्फ इतना था कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ जी, जो 30-35 साल 40 साल की उम्र है, और मैं बहुत रसूख वाला हूँ, मुझे सब लोग बहुत मानते हैं। तो मैं गांधी के पास भी जा सकता हूँ, मैं जिन्ना के पास भी जा सकता हूँ, मैं नेहरू के पास भी जा सकता हूँ, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। और इन लोगों की डायरीज और इनके नोट्स और इनकी चिट्ठियाँ उठाकर मैंने रिक्रिएट कर दी वो पूरी डायरी। मेरे 2-3 इसके बारे में प्रश्न हैं। आपने जैसा कहा कि ये स्पष्ट था कि बंटवारा हो रहा है, रेडक्लिफ आ चुके थे, उनकी रिपोर्ट भी आ चुकी थी। कुछ दिन पहले शायद वो तारीख भी तय हो गई थी, जग जाहिर हो गई थी कि 15 अगस्त को आज़ादी मिलेगी, या लगभग अगर नहीं थी तो 15 दिन पहले। आपको एक मजेदार बात बताऊं जी कि माउंटबेटन ने जब ये तारीख तय की कि 15 अगस्त को आज़ादी मिलेगी, तो माउंटबेटन ने उल्टी गिनती शुरू की दिमाग में जी। और कहा कि ये तो इस तरह तो काम नहीं हो पाएगा जी। तो उन्होंने एक कैलेंडर डिवाइस किया जी। उस कैलेंडर की तस्वीर भी मेरी किताब में है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जी, उसके एक पन्ने की। तो वो उन्होंने कैलेंडर डिवाइस किया और उसका ऊपर मंथ की जगह लिखा हुआ था 28 डेज टू गो, 27 डेज टू गो, 26 डेज टू गो। मतलब घटते घटते जब आप आएंगे कि अब एक दिन बचा है, तो वो करना शुरू किया इन्होंने। तो इसलिए ये पार्टीशन होगा तय था जी, विभाजन होगा तय था। और उस समय तक देश के विभिन्न स्थानों पर दंगे हो रहे थे, उनकी भी रिपोर्ट है, तो फिर ये कहना या ये समझना या ये दिखाना कि पार्टीशन एक तरह से सरप्राइज के रूप में आया, ये तो संभव नहीं है। क्योंकि जब अखबारों में ये छप रहा था कि ये होने वाला है, दंगे हो रहे हैं और जाने वाले हैं, अंग्रेज जाएंगे, तो सबको मालूम था कि रेडक्लिफ लाइट में कि लाहौर कहाँ जाएगा और अमृतसर कहाँ रहेगा। इसके बारे में तो कोई भ्रम नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं था। बल्कि ये जो दंगे हुए, ये उसका कॉज नहीं है दंगों का जी। विभाजन उसका कारण नहीं है, उसका इफेक्ट है। तो कॉज एंड इफेक्ट में फर्क देखना पड़ेगा आपको जी। कॉज विभाजन है जी, इफेक्ट पलायन है, माइग्रेशन है। लेकिन तो उस दंगे जो हुए हैं वो माइग्रेशन के समय हुए हैं, वहां जितने हुए उससे ज्यादा सीमा पर हुए। तो लेकिन दंगे रास्तों में हुए, दंगे को पहले से सोचा जा सकता था, दे कुड हैव बीन फोरसीन, क्योंकि वैसे ऑलरेडी दंगे चल रहे थे। कलकत्ते में कत्लेआम हुआ और जगह हुआ, तो जब वो एक जगह हो रहा था और जब वो पूरा देश ही दूसरा हो जाएगा, तो ये तो लोगों को समझना चाहिए था। समझा लोगों ने, और उसके लिए तैनाती भी थी। पंजाब में उतनी पुलिस फोर्स, उतनी आर्मी फोर्स तैनात थी। अच्छा, इसीलिए गांधी नोआखाली में थे, गांधी कलकत्ता में थे, और विभाजन या आज़ादी के समय हिंदुस्तान में के मतलब दिल्ली में नहीं थे। ठीक बात। मैं आपको एक मजेदार इसमें बात बताऊं, इसीलिए माउंटबेटन ने वो टिप्पणी की थी, मशहूर टिप्पणी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने इतने 36,000 की फौज लगाई और हम दंगे नहीं रोक पाए, और गांधी ने अकेले दंगे रुकवा दिए। ये डिफरेंस है मॉरल फोर्स में और पुलिस फोर्स में, मॉरल अथॉरिटी पे। जी हाँ। पुलिस अथॉरिटी और मॉरल अथॉरिटी का ये फर्क है जी। ये और उस समय उन 50 दिनों में 15 अगस्त से पहले क्या कहीं पर भी ये मांग थी या कुछ ऐसा आभास था कि विभाजन रोका जा सकता है? मुझे ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला जी। इक्का दुक्का लोग कोशिश कर रहे थे कि ये रुक सकता है, लेकिन विभाजन
यहीं तक होके रुक गया। जी। इस पर ज़रूर थोड़ी सी हैरानी होती है, क्योंकि विभाजन के अगले चरण की तैयारी भी चल रही थी। अच्छा, उसमें क्या होना था? सिख सूबा अलग होना था, सिखों के विभाजन की मांग अलग से चल रही थी जी। तो ये जो संतुलन बनाने की बात थी, विभाजन की जब घोषणा हुई तो जो 3 लोग बोलने आए उस पर जी। उसमें जिन्ना, नेहरू और सरदार जी थे, बलदेव सिंह। हाँ जी। तो इन 3 लोगों को आमंत्रित किया गया। उनको बुलाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि ये मैसेज जाए जी। कि ये हम लोग, हाँ, ये नहीं होना हाँ, चाहिए। जी 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 जी। आप तो ये तो आपकी किताब थी जो आपने बताया 50 डेज टू। इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जिस दिन भारत आज़ाद हुआ उस दिन का किस्सा, उसके एक रात पहले का किस्सा है जी। एक करस्पॉन्डेंट गांधी के पास पहुंचे जी। और गांधी उस समय सोहरावर्दी के साथ बात कर रहे थे, कलकत्ते, उधर नोआखली में। नहीं, हाँ, कलकत्ते में थे जी। और सोहरावर्दी से बात कर रहे थे। सोहरावर्दी जो सरदार पटेल को लगता था कि ये आतताई है, ये बदमाश है, इसके साथ बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन गांधी उन्हीं के साथ बैठे हुए थे, चटाई बिछी हुई थी, उसी पर दोनों बैठे हुए थे। गांधी को उस रिपोर्टर ने, एक आदमी था, उनको लिख के दिया कि हम लोग आपका मैसेज रिकॉर्ड करना चाहते हैं आज़ादी पर हिंदुस्तान की, आपने लीड किया है तो आप जो भी कहेंगे वो सारी दुनिया सुनना चाहेगी। तो गांधी ने वो पर्ची चटाई के नीचे रख दी, जवाब ही नहीं दिया। उसने दूसरी पर्ची भिजवाई आधे घंटे बाद, तो उन्होंने वो भी दबा दी। तो उसके बाद इसने एक आदमी से रिक्वेस्ट की, उसने कहा कि अब जाके उनसे कहिए कि हम BBC से हैं और हमको दे देंगे अगर अपना स्टेटमेंट, तो पूरी दुनिया सुन लेगी एक साथ। तो गांधी ने उसी कागज के पीछे लिखा, द ब्रिटिश मस्ट फॉरगेट दैट गांधी एवर न्यू इंग्लिश। जी। अच्छा, ये द ब्रिटिश मस्ट फॉरगेट दैट गांधी एवर न्यू इंग्लिश। जी। तो मतलब जी। कितना स्ट्रांग स्टेटमेंट है, उन्होंने कोई बात ही नहीं की उसके बारे में। जी। आज़ादी मिली, आज़ादी पर गांधी का कोई बयान नहीं है। जी। उन्होंने कोई न उसकी प्रशंसा की, न सराहना की, न कुछ। और इससे इसको आप इनकर कर सकते हैं, इससे आपको पता चल सकता है कि गांधी आज़ादी मिलने से अगर खुश रहे भी होंगे तो विभाजन से नाराज थे। विभाजन से नाराज थे। हाँ। वो उनको स्वीकार नहीं था। हाँ। अब 50 डेज टू फ्रीडम के बाद हम दूसरी किताब पर जाते हैं, जहां आपने कहा है कि पृथ्वी सूक्त और वसुधा। इस पुस्तक का क्या लिखते समय क्या आपकी भावना थी, क्या उद्देश्य था, और अब उसको आप किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है कि जो अथर्ववेद में आता है पृथ्वी सूक्त, जी, अथर्ववेद के 12वें मंडल में, जी, तो पृथ्वी सूक्त एक ऐसी रचना है जो जब लिखी गई होगी तब रिलेवेंट थी, जी, उसके बाद 1000 साल 2000 साल रिलेवेंट रही, आज रेलेवेंट है जी, और 2000 साल बाद पुनः वो उसका रेलेवेंस कम नहीं होगा, वो बना ही रहेगा, क्योंकि वो बिल्कुल टाइमलेस क्रिएशन है। अच्छा, उस जैसी कोई चीज़ मेरी नज़र में आज तक नहीं पड़ी। उसकी सार्थकता, प्रासंगिकता अभी भी बनी हुई है। क्योंकि आप जिस पर्यावरण को लेके आज रो रहे हैं कि जंगल कट रहे हैं, नहीं करना चाहिए, ज़मीन खोदी जा रही है, नहीं खोदनी जानी चाहिए, पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, सब तो पृथ्वी सूक्त में लिखा हुआ है। जी। और उन्होंने तो बल्कि पृथ्वी सूक्त में, मैं सोचता हूँ, हैरान हूँ कि वो कौन सी मशीन की कल्पना उनके दिमाग में थी कि उन्होंने कहा कि समुद्र खोद के नीचे से रत्न निकालना आपका अधिकार है, क्योंकि समुद्र तो सबको चीज़ें देता ही है, लेकिन जब आप खोदें तो उसे वापस करने का भी व्यवस्था करें कि समुद्र को आप क्या लौटा रहे हैं उसके बदले में। आप पेड़ काट लें, उसके बिना आपका जीवन नहीं चलने वाला है, लेकिन उसकी जगह दूसरा पेड़ लगाइए। बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ओशियनिक और मैरीन एक्सप्लोरेशन उस समय उन लोगों ने सोचा होगा उन्होंने, ये कल्पना कहाँ से आई होगी, मैं यही समझ में नहीं आता। मैं हैरान था। बल्कि हमारे एक मित्र हैं जी, उनके IAS थे वो, और संस्कृत के बड़े विद्वान थे, और उनके पिताजी उनसे भी बड़े संस्कृत के विद्वान थे, वो ICS थे जी।
सोहनी, अच्छा, उनका नाम था सोहनी, हाँ, तिरहुत के थे जी, जिनकी वजह से आप राजेंद्र प्रसाद पेपर्स और गांधी जी के चंपारण आंदोलन के सारे डॉक्यूमेंट देख पाते हैं, वो सोहनी है। अच्छा, और उन्हीं के पुत्र मेरे मित्र थे, जी, हैं अभी जी, तो उनकी वजह से हम दोनों ने बैठ के इस पर काम करना शुरू किया, पृथ्वी सूक्त पर। और उन्होंने फिर मदर टेरेसा को अप्रोच किया और मदर टेरेसा ने उसकी भूमिका लिखी उनकी किताब के लिए, और मेरी किताब के लिए शंकर दयाल शर्मा जी ने कहा कि मैं इसका विमोचन करने को तैयार हूँ। बहुत अच्छा। तो ये मतलब वो करना, कुल 63 ऋचाएँ हैं, 63 जी, पूरे पृथ्वी सूक्त में 63 ऋचाएँ हैं, लेकिन दुनिया का पर्यावरण से संबंधित कोई विषय, कोई मुद्दा जो आज आप जिसको रिलेवेंट मानते हैं वहाँ ना हो, ये नहीं है जी। बहुत ही उसको देखने की आवश्यकता है, और वो हमारा इससे जुड़ाव जो है इसकी पृष्ठभूमि उस विचारधारा की ओर ले जाएगा। मेरा अगला, बल्कि एक जगह वो ये उसी पृथ्वी सूक्त में एक ऋचा आती है जिसका एक अंश मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो कैसे बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि जन्म विभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी यथौकसम। कह रहे आपको पृथ्वी पर रहना है तो आप कायदे से रहें और उसी तरह रहें जैसे पृथ्वी रहती है। पृथ्वी को नाना धर्माणम, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न विचारधाराओं को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं और पृथ्वी सबको रहने की जगह देती है। तो आप कौन हो गए? आप जो भी आपके मन में विचार है, जन्म विभ्रति बहुधा विवाचसम, आप बोलते रहिए। कोई भय की या संतोष की जरूरत नहीं है। जी जी, असंतोष नहीं होना चाहिए, आपको पृथ्वी की तरह आपका व्यवहार होना चाहिए कि सबके लिए, जो सबके लिए उपलब्ध हो वैसे ही आपको भी सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए। बहुत अच्छा। और आपने फिर ये गुजरात में जो दंगे हुए हैं उसके ऊपर भी आपने लिखा है। हाँ, वो लगभग पंचलाइन जैसा ही काम है जी, और वही विचार कि इसको अलग ढंग से कैसे देखा जाए। उसमें भी आपने सामान्य नागरिकों से बात करके, जी नहीं, उसमें भी सिर्फ कार्टून है और सिर्फ कार्टूनिस्ट ने कैसे गुजरात दंगों को देखा है ये है। और आप हैरान होंगे कि गुजरात के अखबारों में एक भी कार्टूनिस्ट ऐसा नहीं है जिसका काम छपा हो जिसने इन दंगों का समर्थन किया हो या कहा हो कि ये ठीक हुआ। सब ने विरोध किया, सबने निंदा की है, सबने निंदा की है जी। तो उस गुजरात में जहाँ ये दंगे हुए, जहाँ ये माना जाता था कि ये हुए या करवाए गए, जो भी अखबारों में हो सकता है एक आध जगह टिप्पणी में आपको मिलता हो कि ये ठीक था या नहीं था, या इस पर संदेह लोग व्यक्त कर रहे हो, लेकिन कार्टूनिस्ट के मन में कोई संदेह नहीं था। वो बिल्कुल शुद्ध रूप से खुलेआम इसके विरुद्ध खड़ा था। थे। और मैं ये भी जानना चाहूँगा, उत्सुकता है कि आपका संगीत के प्रति झुकाव शुरू से रहा है, तो संगीत का और संगीत ने किस रूप में आपकी लेखनी को, आपकी पत्रकारिता को प्रभावित किया है? मुझे लगता है दो चीज़ों ने का बहुत ज़्यादा असर रहा है मुझ पर। उनमें से एक संगीत है और दूसरा रेडियो है जी। इन दोनों ने मेरी भाषा शेप की है, मेरी भाषा को बनाया है। रेडियो ने इस तरह बनाया, जैसे मैंने वो मार्क टली का एक बार आपको किस्सा सुनाया था कि वो 200 वर्ड्स के बाद उनको मन होता था कि बोल दें, ख़त्म करो। तो समय की सीमा, शब्दों का महत्व और शब्दों की सीमा कि आपको कौन सा शब्द इस्तेमाल करना है, कहाँ करना है और कितना कम से कम बोलना है जिससे पूरी बात कही जा सके। तो इसको संगीत से किस प्रकार आप जोड़ेंगे? इसलिए कि संगीत भी उसी तरह की मैथमेटिक्स है जैसे रेडियो है जी। वो भी आपको अपनी सीमाओं, संगीत में 7 ही सुर हैं जी। अगर आप उसका तीव्र और संगीत को गणित से आपने जोड़ करके, ये भी बहुत ही एक अजीबोगरीब बात है। ये थोड़ा सा और नहीं, आप गणना कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि कहाँ सम आएगा, कितने मात्रा का है का। ये गणित है, इस शुद्ध रूप से गणित है, इसमें और कुछ कला तो
उस गणित के इस्तेमाल में है। जी, जैसे मूलतः गणित का ज्ञान बहुत आवश्यक है। तो और भाषा का ज्ञान। तो अगर आपको वो गणित आती है जिसके हिसाब से आप मात्राओं पर, आपको पता है कि छंद कहाँ टूटना है, कहाँ सम आना है, तो सम वहीं आएगा। जी, सम हट नहीं सकता अपनी जगह से। ये तो गणित का सूत्र की तरह हो गया ना कि आप 2 दूनी 4, 2 दूना करेंगे तो 4 ही होगा, वो 5 नहीं हो सकता। जी, तो वो आपकी भाषा शेप करता है। जिस दिन आपको सम पर आना आ गया जी, कि आप 16 गुण में हैं कि 8 गुण में हैं कि किस में बजा रहे हैं, आप 3 ताल में हैं कि कहाँ हैं, गिनती है पूरी संगीत में, तो गणित नहीं है तो और क्या है। जी, बहुत अच्छा। देखते रहिए, बातचीत इसी तरह चलती रहेगी आगे भी इस प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में।